वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आधुनिक भारत के इतिहास की आज की कड़ी में हम लोग रीड करेंगे हैदराबाद राज्य के बारे में और रुहेलखंड राज्य के बारे में। हम पढ़ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। बंगाल और अवध के बारे में पिछली क्लासेज में हम लोग रीड कर चुके हैं और आज की क्लास रहेगी हैदराबाद के बारे में, रुहेलखंड के बारे में। क्लास को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगी। तो देखिए, क्लास शुरू करें उससे पहले आज हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अवध के जो नवाब थे उनका क्रम क्या है, कौन कौन से अवध के नवाब बने। पहले उनको थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा कि नंबर फर्स्ट में शहादत खां, शहादत बुरहान मुल्क जो थे वह अवध के संस्थापक थे। फिर कार्यकाल था 1722 से 1739। ये ध्यान में रखना भाई। पूछ लेते हैं कॉमन जो है बात, पहला पूछ लेते हैं संस्थापक अवध राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे शहादत बुरहान मुल्क। फिर नेक्स्ट सफदरजंग, शहादत के बाद सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला। कार्यकाल बता रखा है 39 से 54 सफदरजंग का, शुजाउद्दौला का 54 से 75, आसफ उद्दौला का 75 से 97। वजीर अली जो है उनका कार्यकाल 97, 98, 1700। शहादत अली 1798 से 1814 और गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1714 से 1814 से, क्योंकि 1814 वाला सिस्टम यहाँ से चालू हो गया, 1814 से 1827। नासिरुद्दीन 1827 से 1837, मोहम्मद अली 1837 से 1842, अमजद अली 1842 से 1847 और अंतिम शासक, ये भी आप ध्यान में रखें, वाजिद अली शाह है। ये अवध के अंतिम शासक थे। नाम क्या है? अंतिम नवाब अवध के हम कह सकते हैं। 1847 से 1856, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले ये नवाब थे अवध के। वाजिद अली शाह है। कौन भाई? वाजिद अली शाह है। पिछली क्लास में भी मैंने बता दिया था कि अवध के संस्थापक नवाब कौन हैं? शहादत बुरहान मुल्क। और अवध के अंतिम नवाब जो हैं वो हैं वाजिद अली शाह है। अब हम बात करेंगे कि और तीसरा राज्य जो स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ वह था हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। स्टडी कर रहे हैं हम, सिर्फ कर रहे हैं ना, स्टडी कर रहे हैं और एक तैयारी की क्लास कुछ अलग होगी। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, पहले अपन देख रहे हैं ताकि आप जब हम तैयारी करें, तैयारी का मतलब क्या है कि जब कंसेप्ट क्लियर करने वाली और क्लास अपन डालें तो उसमें आपके तार जो इससे जुड़े हुए होने चाहिए, फिर करंट में प्रवाहित कर दूंगा। देखिए, हैदराबाद जो है उसकी खास बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऐसा प्रथम राज्य है जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए मैंने इसको प्रथम प्राथमिकता दी है कि ऐसा राज्य, भारत का ऐसा राज्य जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, यानी कि जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया था, वह कौन सा राज्य था या वह कौन सी रियासत थी? तो दैट इज हैदराबाद। क्या आंसर आ जाएगा? हैदराबाद। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद के शासकों को निजाम भी कहा जाता है। ये भी दूसरी संभावना यहां से प्रश्न बनने की है कि हैदराबाद के जो शासक थे उनको हम निजाम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल बादशाह जो थे, अब क्या बात चालू होती है कि हैदराबाद रियासत की स्थापना, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है, उसकी थोड़ी सी कहानी रीड कर लेते हैं। कि मुगल बादशाह था दिल्ली का, जिसका नाम था मोहम्मद शाह है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रंगीला भी कहते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकिलीज खां के मैंने काफ़ी नाम आपको बताए थे। चिनकिलीज खां, जिसको निजाम उल मुल्क, 2 काफ़ी पॉपुलर नाम हैं इनके, उनको 1722 में दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी। किसको? चिनकिलीज खां को। कब सौंपी थी? 1722 में। किसने सौंपी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, 1722 में सूबेदार बना दिया था। कहाँ का सूबेदार? दक्षिण के 6 सूबों का सूबेदार बना दिया था। किसके कारण? जब उसने किसका पतन कर दिया था? सैयद बंधुओं का पतन कर दिया था उसके बाद, है ना। सैयद बंधुओं के पतन की कहानी हम लोग रीड कर चुके हैं। इसके बाद इन 6 सूबों की जो राजधानी इन्होंने बनाई, चिनकिलीज खां, निजाम उल मुल्क,
दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिलती है मोहम्मद शाह रंगीला से, और मोहम्मद शाह रंगीला से सूबेदारी मिलने के बाद वह दक्षिण में जाता है और वहाँ अपनी एक कैपिटल बनाता है, राजधानी बनाता है। राजधानी का नाम है औरंगाबाद। क्या नाम है बच्चा? औरंगाबाद नाम है। तो इन 6 सूबों की राजधानी बना दी औरंगाबाद। उसके बाद 1722 से 1724 में क्या करता है मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह ये करता है कि 1722 से 1724 तक बादशाह का वजीर चिनकिलिस खां को बनाया जाता है। फिर वजीर तो बना दिया, लेकिन वजीर के खिलाफ बादशाह की ही थोड़ी जिसकी कहते हैं ना संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ये बादशाह खुद न बन जाए, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र उसने शुरू कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला खुद षड्यंत्र शुरू कर देता है। तो षड्यंत्र से परेशान होकर वह पुनः दक्कन की ओर चला जाता है कि चलो भैया छोड़ो दिल्ली, चलो दक्षिण की ओर। तो दिल्ली छोड़ करके दक्षिण की ओर ये रवाना हो जाता है। रवाना हो गया, लेकिन बादशाह जो था वो षड्यंत्र रच रहा था, तो सूबेदार भी बादशाह ने बनाया है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो बादशाह करेगा ही। तो बादशाह क्या करता है, मोहम्मद शाह ने, दिल्ली का जो बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको, मुबारिज खान, मुबारक खान नहीं है, मुबारिज खान को दक्कन का सूबेदार बना देता है कि भैया जाओ और जहाँ पर जो चिनकिलिस खां है उसको मार के आओ और वहाँ का सूबेदार बन जाओ। मतलब वजीर जिसको बना रखा था 1722 से 1724 तक चिनकिलिस खां को दक्कन का सूबेदार बना रखा था। किसने? मोहम्मद शाह ने। उसको वह उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो वह वापस दक्षिण में चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो मुगल बादशाह जो था उसको वहाँ का जो दक्कन का सूबेदार पहले किसको बना रखा था? चिनकिलिस खां को। अब चिनकिलिस खां को तो क्या कर देता है बच्चा, उसको वह मानता नहीं है और इसलिए दूसरा जो सूबेदार बना करके भेजता है, और उस सूबेदार का नाम है मुबारिज खान। अब भैया पहले से ही जो वहाँ पर सूबेदार है उसी के घर में आप जा रहे हो सूबेदार बनने, तो भैया लड़ाई तो होगी ही। तो ऐसे ही लड़ाई यहाँ पर हो गई और चिनकिलिस खां व मुबारिज खां के बीच, चिनकिलिस खां व मुबारिज खां, याद रखना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है। चिनकिलिस खां व मुबारिज खां के बीच में जब लड़ाई होती है, उस लड़ाई को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है और इस लड़ाई को भी नाम दिया गया शकूर खेड़ा। शकूर खेड़ा का जब युद्ध हुआ तो चिनकिलिस खां विजयी हुआ। घर में आके लड़ाई करता है, घर वाले ने शातिर दिमाग से उसको हरा दिया, वह भी पहले से उसकी पैठ होगी वहाँ पर, तो उसने क्या युद्ध किया और शकूर खेड़ा की लड़ाई हुई। उसमें चिनकिलिस खां विजय होता है। कौन सा भाई? चिनकिलिस खां निजाम उल मुल्क, ये विजयी होता है। अब जब विजयी हो गया तो मुगल शासक के एक प्रतिनिधि को इसने हरा दिया, तो उस समय फिर उसने क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। बात मैंने पहले भी बताई थी कि स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे चिनकिलिस खां को। कब की? 1724 में। दूसरा नाम आ जाए निजाम उल मुल्क तो भी आप कर देंगे, ठीक है। किसने? निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरे देश से अलग हो गया, नहीं, दिल्ली से अलग। यहाँ स्वतंत्रता का कुछ अलग अर्थ है, दिल्ली से अलग, मुगल शासकों की अधीनता से अलग, वह स्वतंत्रता है यहाँ पर। तो मुगल बादशाह ने हैदराबाद राज्य को मान्यता दे दी। अब करे क्या? जब सूबेदार बना करके जिसको भेजा उसी को उसने मार दिया, उसी को उसने पराजित कर दिया। तो मुगल बादशाह वहाँ लड़ने नहीं गया, उसी ने उसको कर दिया, चल भाई ठीक है तू ही रह ले, और उसको स्वतंत्र राज्य को मान्यता दे दी, है ना। चिनकिलिस खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी और चिनकिलिस खां को या और हैदराबाद दोनों को उसको मान्यता देनी पड़ी और एक उपाधि और दे दी, आसफ जाह की उपाधि। आसफ जाह की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको दी? चिनकिलिस खां को या निजाम उल मुल्क को किसकी उपाधि दी? आसफ जाह की उपाधि दी। इस प्रकार निजाम उल मुल्क यानी कि चिनकिलिस खां को हैदराबाद के आसफ जाह वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। आसफ जाह वंश का संस्थापक हैदराबाद रियासत में या हैदराबाद में। आसफ जाह वंश कहाँ से संबंधित है? तो पहली बात तो ये बताएंगे हैदराबाद से संबंधित है। आसफ जाह वंश हैदराबाद से संबंधित है। आसफ जाह वंश हैदराबाद से संबंधित है।
जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? हैदराबाद के निज़ाम प्रसिद्ध हैं। बहुत बार कॉमन बातें आती हैं, तो मैंने बता रहा हूँ आपको कि स्टडी कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। स्टडी का मतलब होता है कम से कम कॉमन सेंस अपने को मालूम रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो आसफ जहाँ वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? चिनकिलिस खां को या निज़ाम उल मुल्क को। किससे संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है। आसफ जहाँ की उपाधि किसने दी? तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। किसको दी? चिनकिलिस खां को दी या निज़ाम उल मुल्क को दी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम अली ने, ये खास बात है, हैदराबाद के जो निज़ाम अली थे, इनके बाद में निज़ाम अली ने 1762 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। किसने की थी? निज़ाम अली ने। कब की थी? 1762 में। किसके साथ? निज़ाम अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, जिसके तहत क्या हुआ था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, उस नीति के तहत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार कर लिया था हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो निज़ाम अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की, कब की? 1762 में। ये कुछ खास बातें हैदराबाद रियासत की। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रुहेलखंड के बारे में। तो रुहेलखंड के बारे में पढ़ें, इससे पहले आप हैदराबाद को ध्यान से एक बार और देख लें। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें, और बेल आइकन को दबाएंगे तो अच्छी क्लास की सूचना आपको मिलेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।